नमस्ते, मैं गरिमा। आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाऊंगी जो 29 साल की उम्र में करीब 10 जॉब छोड़ चुके हैं। बीएचयू के स्टूडेंट हैं, रिसर्च कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस पर और साथ में प्रोफेसर असिस्टेंट भी हैं। मैं उनके घर पहुंची हूं और आप जैसे कि देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में बुक्स और जो स्टूडेंट का एक माहौल होता है वो भी है। तो मैं आपको मिलवाती हूँ युवराज सूर्या से। सूर्या, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटिकल इमेज पे। जी धन्यवाद। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे एक जानना चाहती हूँ, मैं क्या जितने भी यूथ आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे जी, कि आपने 10वीं जॉब छोड़ी क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जॉब मिलना बहुत ही कठिन है। ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है कि छोड़ी क्यों। जैसे ऐसा कोई डेलिबरेट एक्शन नहीं था कि चीज़ें छोड़नी है, उस तरह से कंटेक्स्ट डेवलप्ड हुआ। एक तो पहला जब मेरा जॉब लगा था 2010 में, जब अभी मैंने बीएड नहीं किया था, तो आईपीएसआर में पैरा मेडिकल का एक जॉब लगा था जिसमें बहुत लोअर सैलरी था। तो हमने उसको सर्कुलेट नहीं किया क्योंकि जो भी हमारे गार्जियन थे बोले कि इसको आगे रहने दीजिए और आगे पढ़ाई करिए। उसके बाद दोबारा मेरी पुनः नौकरी लगी 2014 में नवोदय विद्यालय में हमने, लेकिन हमारा मिजोरम में पोस्टिंग हुआ, लेकिन उसी दौरान हमारा रिसर्च में एडमिशन हो गया था। तो जैसे मैं बहुत रूरल परिवेश से आया था, तो एक चीज़ जानता था कि मैं हमेशा लाइफ में शुरू से ही पढ़ाई के बिगिनिंग एरिया से ये मान के चलता था कि मेरे पास खोने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं, ठीक ना। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये विशियस साइकिल ब्रेक करूँ, तो मेरे पास ये था कि विदाउट टेकिंग रिस्क आई कैन नॉट डू इट। तो मैंने उस जॉब को जो हमने नवोदय विद्यालय में प्रथम बार 2014 में पाया था, एक चूँकि हमारा यहाँ पे रिसर्च चल रहा था, रिसर्च में फेलोशिप मिल रहा था, तो मैंने कैलकुलेटिव रूप से सोचा कि मैं ये जॉब तो दोबारा भी पा सकता हूँ। और उस जॉब को मैंने उस दौरान लीव किया। हालांकि बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक तो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, दूसरे पता नहीं अवसर आता है कि नहीं, सरकारी नौकरी इस समय कई सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये डिसीजन सुसाइडल हो। लेकिन मुझे अंदर से लगता था कि नहीं, ये काम मैं पुनः कर सकता हूँ, ये ऐसा काम नहीं है जिसमें। अच्छा सूर्या, मैं जानना चाहती हूँ कि पहली आपकी जॉब जो है किस सेक्टर में लगी थी? टीचिंग में। जी। तो जब आपने जॉब छोड़ी तो आपके फैमिली वाले नहीं नाराज़ हुए? क्योंकि उन लोगों का तो होता है कि बच्चे का गवर्नमेंट जॉब लग जाए। चूँकि मेरे घर में मेरी जॉब पहली थी, लेकिन फैमिली के कुछ मेंबर, जैसे एक तो मिजोरम जाना था, तो ये उनके लिए थोड़ा सा आर्ट लगता था कि पता नहीं उस तरह के सोसाइटी में मैं सर्वाइव कर पाऊँगा नहीं, क्योंकि हम लोग उतना साउंड छात्र भले थे, एक अच्छे पढ़ने लिखने वाले या मेहनती छात्र भले थे, लेकिन होल पर्सनालिटी डेवलप नहीं हुआ था कि देश के कहीं भी किसी कोने में आप एग्जिस्टेंस को अपने प्रूव कर सके। तो एक घर वालों का भी फियर रहता था। तो मैंने बातचीत से उनको समझाया, और हालांकि मेरे मान लीजिए कि जो गार्जियन रहे उनका सहयोग मिला और कहे कि ठीक है, दिस इज़ योर राइट, यू हैव दैट, इफ़ यू हैव टेक द रिस्क यू टेक इट। आपने पीसीएस की भी जॉब छोड़ी है जैसा कि मैंने सुना है, तो पीसीएस की जॉब छोड़ने के पीछे क्या रीज़न था? पीसीएस के जॉब तो देखिए, जैसे मैं जो जॉब पाया हूँ, वरिष्ठ लेक्चरर के पद पे मेरा हुआ है पीसीएस में, जो कि साल 2 साल में बीएसए या डीआईओएस बनते हैं। तो एक तो उसके 2 रीज़न हैं। पहला, अभी तो मैं मान लीजिए कि एक मेरी पीएचडी जमा नहीं हुई थी और उसमें ये था कि आप ज्वाइनिंग के बाद आपके पास पढ़ने लिखने के बहुत कम टाइम होते हैं। दूसरा, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के मैं पद पे था। तो मैं अंदर से ये सोचा था ये जॉब तो मैं पुनः निकाल लूँगा, तो क्यों ना पीएचडी जमा कर लें, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ही तो कोई आर्थिक प्रॉब्लम है नहीं। और रही बात पीसीएस की, तो मेरी तो उम्र है ही, अगर मैं एक बार कर सकता हूँ तो इसको दोबारा भी कर सकता हूँ, अगर मैं उस स्पीड और पेस को मेंटेन रखा तो पढ़ाई का। युवराज, मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि आपके पिताजी क्या करते हैं और फैमिली में कितने मेंबर हैं? फैमिली में पहले तो मान लीजिए कि न्यूक्लियर फैमिली नहीं था, तो 7-8 मेंबर थे। अब मान लीजिए कि फैमिली में डिवाइड के बाद 5 ही मेंबर बचे हैं। तो मेरे माता पिता, मैं 2 भाई और 1 बहन। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं। किसान है, तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि आप किसान के बेटे होके इतना आगे बढ़ रहे हैं। आप रहने वाले कहाँ के? बलिया के, बलिया जिले के। तो आपका आगे क्या मतलब ड्रीम है, आप क्या करना चाहते हैं? जैसे कि आप बीएचयू से जो है पॉलिटिकल साइंस पे आप रिसर्च भी कर रहे हैं, तो आपने पॉलिटिकल साइंस का रिसर्च क्यों चुना?
पॉलिटिकल साइंस रिसर्च मेरा कोई डेलिबरेट एक्शन नहीं था। एक तो उस दौरान जब मैं रिसर्च का डिसीजन लिया तो मेरे लिए सबसे बड़ा माने वो चुनाव इसलिए था कि मुझे पॉवर्टी एलिमिनेशन अपना करना था, और चूंकि उस समय मैं जेआरएफ था तो सोचा कि अगर यहाँ ले लेता हूँ तो एक साथ मैं कई अपने जो एंड्स हैं उसको साथ दे सकता हूँ कि एक तो आर्थिक स्टेबिलिटी हो जाएगी और दूसरी मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बन जाएगी। और मैं ये हमेशा मान के चलता हूँ कि स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, यू मस्ट हैव द स्टेबिलिटी। विदाउट हैविंग स्टेबिलिटी यू कैन नॉट डू इट एनीथिंग। तो इट वाज ए हाईली कैलकुलेटिव डिसीजन कि रिसर्च में आना मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था कि उस दौरान मैं कोई बहुत इसलिए था कि कोई ऐसा रिसर्च करूँगा या ऐसा कोई थीसिस लिखूँगा कि उसका कोई दिव्य प्रकाशन होगा या कालजयी रचना होगा। मेरा बस ये था कि उस दौरान कि बस मेरा गरीबी उन्मूलन हो जाए, क्योंकि जेआरएफ में फेलोशिप मिलता था। कितने घंटे तक पढ़ाई आप कर लेते हैं? पढ़ाई का कोई घंटा निर्धारित नहीं है, मान के चलिए कि मिनिमम 1 से 2 घंटा मैं करता हूँ। जैसे कि रूम में मैं देख रही हूँ काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई हैं, तो ये सारी आपने पढ़ डाली हैं या अभी पढ़ने को बाकी है? सारी नहीं पढ़ी है, लेकिन पढ़ता रहता हूँ एक रेगुलर पैटर्न में। ये एक मुझे लगता है ये एक प्रोसीजरल चीज़ है, इंड्स नहीं है, तो इसलिए मैं पढ़ता रहता हूँ। जो अच्छी बुकें लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें मान लीजिए अब ऑनलाइन का आ गया तो बहुत ऑफलाइन आदमी नहीं पढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी पढ़ लेता है। तो पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन ठीक ठाक पढ़ी है जिससे अपने को प्रॉपर जस्टिफाई कर सकूँ। जैसे कि वाराणसी की जब बात आती है और बीएचयू की बात आती है तो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में से एक बीएचयू आता है, तो आपका सफ़र कैसा रहा बीएचयू से? बीएचयू खास पहले थोड़ा सा मैं वाराणसी के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे नज़र में वाराणसी इज एडिक्शन। वंस यू एडिक्टेड यू कैन नॉट इजली लिव इट। तो हम लोग एक तरह से इसी एडिक्शन के शिकार हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी अब लगता है कि जो स्पीड और पेस हम लोगों का धीमा हो गया एक टाइम पीरियड के बाद, तो ये एडिक्शन, ये फॉल्स कॉन्शियसनेस जो हम लोगों को बनारस में दिया, एक सेंस ऑफ हम लोगों को ये ईजीनेस दे दिया कि आप यहाँ बहुत ईज हैं। यहाँ हम लोग प्रोटेक्टिवनेस फील करते हैं। एक लंबा कल्चर है, मान लीजिए 200 साल से यहाँ रह रहा है, तो एक पूरा जनरेशन हम लोगों के सामने तैयार हुआ। तो ये है बनारस का। तो बनारस का जो हवा है वो एडिक्टेड है। और मैं थोड़ा सा मान के चलता हूँ तार्किक रूप से कि बहुत लंबे दौरान तक यहाँ छात्रों के लिए मैं कहूँगा कि न रुकी। बहुत लंबे समय तक छात्र यहाँ पे क्यों ना रुकें? एडिक्टेड हो जाएंगे। एडिक्टेड हो जाएंगे और प्रोटेक्टेड फील करते। क्या आप अपने आप को महसूस करते हैं कि आप बनारस के एडिक्टेड हो चुके हैं? पार्शियली, बट इट्स ट्रू। आप पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने क्या समझा है पॉलिटिक्स को, आज की जो राजनीति चल रही है उससे, और जो आपने किताबों में पढ़ी है उससे क्या मतलब अंतर मिला है? मुझे जो लगता है ना कि हमारे में ख़ास तौर से जो भी मान लीजिए हम लोगों का लिमिटेड टाइम पीरियड रहा या लिमिटेड जो चीज़ें हम लोगों ने बीएचयू में मैं आके देखा, सीखा, समझा, विजिबली इनविजिबली रूप से, मैंने ये माना कि आप फील करें या ना फील करें, आप समझे ना समझे, पॉलिटिक्स हमारे ब्लड में है। वी ऑल आर पॉलिटिशियन। आज की पॉलिटिक्स को आप किस नज़रिए से देखते हैं जो अभी चल रही है, चाहे हम बीजेपी की बात करें या सपा की करें या कांग्रेस की करें, इसको आपने क्या समझा है? पॉलिटिक्स देखिए रेगुलर इवाल्व हो रहा है। रेगुलर इवाल्व का सेंस है कि न्यू फॉर्म, न्यू डायनेमिक्स, न्यू प्रोसीजर, न्यू एपिस्टेमिक हाइट, न्यू कॉम्प्लेक्सिटी, न्यू होराइजन पॉलिटिक्स गेन कर रहा है। हमें क्या है कि हम उस चीज़ को, उस डायनेमिक्स को समझे कि पॉलिटिक्स था क्या, है क्या, और शिफ्ट किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम जैसे कई बार जो हम एपिस्टेमिक ब्रेक करके चलते हैं कि पास्ट का जो पॉलिटिक्स था या एकदम आफ्टर इंडिपेंडेंस वो पॉलिटिक्स बहुत हायर वैल्यू का था, ये पॉलिटिक्स में लोअर वैल्यू आ रहा है। पॉलिटिक्स और वैल्यू सिस्टम, पॉलिटिक्स और इथिकल सिस्टम कोलाइड तो करते हैं, लेकिन हमको
इसको अलग अलग करके देखना होगा। पॉलिटिक्स के लिए जो मैकियावेलियन प्रिंसिपल है कि पॉलिटिक्स के लिए अपने अलग नॉर्म है, अपने वैल्यू सिस्टम है, पॉलिटिक्स का अपना अलग रूल रेगुलेशन है, अपना डायमीटर है, पैरामीटर है। तो अगर हम पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के एंगल पे देखेंगे तो पॉलिटिक्स सही दिशा में सर्कुलेट कर रहा है, और चूंकि समाज इंटीग्रेटेड और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है तो पॉलिटिक्स भी उतना ही स्ट्रक्चर्ड और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। लेकिन हम पॉलिटिक्स को इथिकल पैराडाइम से जोड़ के देखेंगे तो हमें लगता है कि पॉलिटिक्स का कर्व फ्लैटरिंग हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है। लेकिन मैं पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के पैमाने पर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, पॉलिटिक्स इज रेगुलरली इवॉल्विंग। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश बलिया से हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो है मेन जो पार्टियां अभी चल रही हैं सपा, बसपा और बीजेपी, तो आप इन पार्टियों में से कौन सी पार्टी आपको लगता है कि ये थोड़ा सा अच्छा वर्क कर रही है? कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो मल्टीपल एंगल पे अच्छा कर रही है। मैं भी कोई अपने इंटरेस्ट से बाहर की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है कि वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो प्रिस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी बेस्ड राजनीति कर रही है, अगर हालांकि ये बहुत रिमार्क करना कठिन काम है कि किस लेवल तक की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रही हैं, लेकिन जैसे ही आप पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी की तरफ उन्मुख होते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट कहीं ना कहीं शैडो में चला जाता है। और मैक्सिमम पार्टियाँ मान लेते हैं कि लीजिए जैसे एज ए एग्जाम्पल अगर हम बीजेपी को लेते हैं, बीजेपी पॉलिटिक्स में रिलीजन को एज ए वीपन यूज करती है। सपा बसपा है, उनकी सोशल डिस्टर्मिनिस्टिक पार्टी हैं, वो भी कास्ट को एज ए वीपन के रूप में यूज करते हैं। तो कोई एक ऐसा नहीं है जो एकदम इविल हो और एकदम गुड हो, दोनों इविल और बीच के बीच फ्लोट कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा जैसे बीजेपी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल पार्टी के रूप में मानता हूं कि अभी भी उस तमाम रिग्रेसिव पॉलिटिक्स के बाद वो एक प्रोग्राम प्रॉपर विजन के साथ काम कर रही, तो उसके पास कुछ विजन हमें दिखाई देता है। और थोड़ा सा इस चीज़ को और मैं थोड़ा सा डीप में ले जाने का प्रयास करूंगा कि आपने क्वेश्चन पूछा तो मेरे पास कोई किसी चीज़ का रेडीमेड बहुत इजी आंसर नहीं रहता है। हम ये पहले मैं ये देखता हूँ कि अगर मान लीजिए कि 3 कोर पार्टियाँ हैं, 3 कोर पार्टियाँ, कांग्रेस इस समय एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है तो मैं थोड़ा सा कांग्रेस पे फोकस नहीं करूँगा, खास तौर से जो कोर पार्टी हैं बीजेपी, जो कि इस समय मान लीजिए अम्ब्रेला पार्टी है, सपा है, बसपा है। सपा बसपा सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ पार्टी हैं, खास तौर से सपा। और जो बीएसपी पार्टी है वो सोशल आइडेंटिटी बेस्ड पार्टी है, जो कि दलित इमांसिपेशन, दलित लिबरेशन और एक एगलिटेरियन फॉर्म ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर रही है। ठीक, लेकिन एक होता है कि क्या आपका वैल्यू है, क्या आपका गोल है और क्या आपका परफॉर्मेटिव एंगल है। अगर हम बीएसपी को देखते हैं और सपा को देखते हैं तो बीएसपी सपा आइडियोलॉजिकली और थियोरेटिकली दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड सोशलिज्म, but in practically they are only a caste based party where we can never found any type of socialism, and if any socialism exists this is the most worst form of socialism. कबीराज को आप पढ़िए, सुदीप्त कबीराज को बोलते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो सोशलिज्म है वो बाउंड टू फेल होने की क्राइटेरिया है, क्योंकि सोशलिज्म डेवलप्ड सोसाइटी के लिए है जहाँ लोग इगलिटेरियन पैटर्न ऑफ वैल्यू सिस्टम मेंटली स्तर पे, कॉग्निटिव स्तर पे रखते हैं। ये सोसाइटी एकदम कास्ट कास्ट आधारित पार्टियाँ, जिससे कास्ट एसर्शन, उसके बाद क्या बोलते हैं पैट्रोनाज पॉलिटिक्स। आप सीधा देख सकते हैं कि मोनार्की भले सक्सेस न हो भारत में, लेकिन मोनार्क तो सक्सेस दिख रहे हैं। बीजेपी में न मोनार्की है न मोनार्क है। दूसरा, अनडाउटली वो रेडिकल पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन, जिससे रिगरस क्या बोलते हैं रिग्रेसिव टोन, लेकिन वो बैलेंस बनाते हैं। देखिए मैं जो थिन लाइन बताना ये चाहता हूँ कि हम अभी बात किए थे पास्ट में कि पॉलिटिक्स और इथिक्स दोनों को डिफरेंस करके देखना होगा, दोनों के डायमीटर अलग अलग। आप ये देखिए कि रियल पॉलिटिक्स परफॉर्म कौन कर रहा है। बीजेपी जो उनका आइडियोलॉजिकल ग्राउंड है, जब वो परफॉर्म करते हैं तो रिलीजन को उसी तरह लाइन दिखाते हैं, क्रोनिक कैपिटलिज्म के तरफ एकदम टिल्टेड रहते हैं, वो एकदम कोई स्ट्रक्चरल चेंज की बात नहीं करते, यानी वो अपने आइडियोलॉजी को मिनिममली फॉलो करते हैं। लेकिन अदर पार्टी सपा सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात करती है, आप उठा के देख लीजिए व्हाट इज सोशलिज्म इन सपा। तो मैं थोड़ा सा उनको मानता हूँ कि अगर वो इस सोशल डिटर्मिनिज्म को छोड़ के
इसको लीव करके आगे बढ़ते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है। नहीं तो बीजेपी, मुझे कोई बहुत उम्मीद नहीं दिख रहा है कि कोई स्ट्रक्चरल चेंज दिख रहा है किसी भी पार्टी से। अच्छा, एक सवाल और, जैसे कि हम वाराणसी की बात करते हैं, वाराणसी एक ऐसी नगरी है जहाँ पे मतलब लोगों की धार्मिक एक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और देखा जाए तो हमारा मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, उनका संसदीय क्षेत्र 2 बार रह चुका है, और उनका जिस तरीके से कहना होता है या प्रचार करते हैं कि उन्होंने वाराणसी में बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया है, उसको चेंज कर दिया है, एकदम रोल मॉडल बना दिया है। तो क्या आपको लगता है कि वाराणसी जब से देश के प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद चुने गए हैं उसके बाद से कुछ चेंज हुआ है, बदला हुआ है, या रोल मॉडल की तरफ वो एक प्रसिद्ध हुआ है? देखिए, मैं जो मानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी गॉड ऑफ रेटोरिक्स हैं। वो एवरी वर्ड केयरफुली चूज करते हैं और जनता से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में चूज करते हैं। ये उनका वर्ड है। वर्ड एंगल पे ख़ास तौर से किस तरह से शब्द को मैनिपुलेटिव रूप से, किस तरीके से शब्द को घुमाया जाए या किस तरह से जनता के इमोशन से डायरेक्ट अटैचमेंट बनाया जाए, तो इसको जो रेटोरिक पॉलिटिक्स बोलते हैं, ही इज ए गॉड इन रेटोरिक्स पॉलिटिक्स। लेकिन हम जब ग्राउंड धरातल पर आते हैं कि व्हाट इज डज एक्शन जस्टिफाई द वर्ड, वाराणसी के बारे में बस वही, बनारसी में ही आ रहा हूँ और आप ये इंटरव्यू बनारसी में ही कंडक्ट कर रही हैं, और जिस रास्ते से आप आई होंगी, जो विजन देख रहे हैं, ट्रैफिक जाम उसी लेवल का है, ट्रैफिक जाम उसी लेवल का है। वाराणसी एक नॉन स्ट्रक्चर्ड सिटी है, इसका स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग प्रधानमंत्री जी अभी तक नहीं कर पाए। ठीक, वाराणसी में कंस्ट्रक्शन का काम उसी तरह से डिटोरिएटेड रूप से हो रहा है, तो प्रॉब्लम बना हुआ है। लेकिन हम प्रॉब्लम पे ही कहीं नहीं जाएंगे, हम ये भी दिखाते हैं कि पॉजिटिव एंगल क्या हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हुई है, पार्टिसिपेटरी भी हुई है, तो जो क्राइम कंट्रोल था वो अब दिखाई देता है कि जो पहले स्नैचिंग वगैरह इधर होते थे इस रूट पे, जो आप कैंट जाते हैं या कैंट से मड़ुआडी वगैरह जाते हैं, तो जो स्नैचिंग की या जो ये टीचिंग वगैरह की घटनाएं होती थी, तो चूँकि प्रधानमंत्री के एरिया होने के कारण बहुत सारे कम। दूसरी बात, वाराणसी अभी भी स्वच्छ सिटी नहीं है, लेकिन हमें स्वच्छ एब्सोल्यूट एंगल पे नहीं देखना है, रिलेटिव एंगल पे। स्वच्छ भारत मिशन आने के बाद बहुत सारे स्ट्रक्चरल शिफ्टिंग हुए जो क्लीनलीनेस को इंक्रीज किए, और ये हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक उनका बहुत पावरफुल वीपन के तरह उन्होंने काम किया। दूसरा, कोविड मैनेजमेंट जो हमें दिखाई दिया। मान लीजिए बनारस एक तरह से ईपी सेंटर है। ईपी सेंटर इसलिए मैं बनारस को मानता हूँ कि ये लगभग 3 स्टेट के बीमारी को डील करता है। उसके बाद भी इस शहर ने जिस तरह से मैनेज किया, कुछ सारे अनहोनी हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, वो भी अच्छा था, इसको अच्छा हम लोग मान सकते हैं। तीसरी बात, उनके रेगुलर विजिट से जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हैं या जो भी पॉलिटिकल मशीनरी हैं, उनमें एक फियर सर्कुलेट होता रहता है, तो जिससे ग्राउंड स्तर पे जो काम या जो अतिक्रमण का काम है, ये सब रुकता है और ग्राउंड स्तर पे काम सर्कुलेट होते हैं। तो बहुत सारे पॉजिटिव एंगल हैं। हाँ, लेकिन क्योटो का सपना अभी भी बाकी रह गया है, तो देखिए कब तक हम लोग उस दिशा में उन्मुख होते हैं। युवराज, मैं क्या, जितने भी यूथ दर्शक देख रहे हैं और जो भी पॉलिटिक्स में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि आज के युवा हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स में उनका रुझान है, तो उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिक्स करें? मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि पॉलिटिक्स में जाने से पहले पॉलिटिक्स को समझें, बिना समझे पार्टिसिपेट न करें। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जीवन में कोई भी काम करें, जो भी काम करें, कोई लेखक है, आप पत्रकार हैं, हम लोग मान लीजिए छात्र हैं, मैं मानता हूं कि पहले आप अपने को मिनिमम स्टेबल बनाइए। पैर आपका हवा में है, राजनीति करेंगे, कितना दिन सर्वाइव कर पाएंगे, और वो भी इस तरह के गलाकाट राजनीति में। तो पहले आप अपने को टिकाएं, और मिनिमम रूप से टिकाएं कि अब इससे ज़्यादा रसातल में आप नहीं जाएंगे, और उसके बाद आप राजनीति में अपना कदम बढ़ाएं। तो मुझे ये लगता है कि पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि हमेशा रेटोरिक फॉर्म में होता है, ये एक प्रोफेशन है, ये एक परफॉर्म्ड वर्क है, और इसको आप डिजाइंड करके कर सकते हैं। तो जो भी यूथ पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको टेम्पर पे एकदम कंट्रोल रखना होगा। हो जातिवादी अच्छी बात है, सभी लोग अपने आप में कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से, कोई कास्ट, क्लास, क्रीड, जेंडर सबसे इंक्लाइंड है,
लेकिन जब पब्लिक टेम्परामेंट में आए तो ये चीज़ें पब्लिकली रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, हालांकि यहाँ एक बहुत से मैंने विशियस सजेशन दिया है कि पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन वाला, लेकिन मिनिमम इथिकल बिहेवियर आप करें। हो सकता है आप पर्सनल रूप से इविल हो, लेकिन वो आपके इविल का तब तक सोसाइटी रिकॉग्नाइज नहीं करती है जब तक उसका सोसाइटी पर रिपल इफेक्ट नहीं दिखाई देता। तो इस टेम्परामेंट को कंट्रोल करें। और तीसरा सबसे बड़ा बात, फ्यूचर में वही सरवाइव कर पाएगा जो मिनिमम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखता हो। तो पहले मिनिमम अर्थ का प्रबंध करें, एकदम रेटोरिक पॉलिटिक्स से सरवाइव नहीं करेंगे, और अपना दिमाग यूज करें। अपेक्षाकृत कि एक भक्त बनने से हमेशा कोई पार्टी नहीं है जो एकदम लॉयल भक्त खोजती है। तमाम के बाद भी वो खोजते रहते हैं कि छात्र ऐसा होना चाहिए, ठीक है, भक्ति का भाव हो, आइडियोलॉजिकल इंक्लाइंड हो, लेकिन इसके पास मिनिमम आर्गुमेंटेटिव हो। और मिनिमम आर्गुमेंटेटिव बनने के लिए एक कुशल रीडर आपको होना पड़ेगा। तो आप व्यापक रूप से रीड करिए पास्ट को, जो भी किताबें लिखी गई, बड़े बड़े पर्सनालिटियों को पढ़िए, और उसके बाद राजनीति में आइए। कोई ऐसा थियोरेटिकल आंसर नहीं, बहुत प्रैक्टिकल आंसर है। लेकिन जिन छात्रों को मैं इन एंगल पे काम करते हुए देखता हूँ, या इस तरह से कैलकुलेटिव रूप से, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कैलकुलेशन, not calculation in caste structure and only religious structure, it's a overall calculative structure। अगर आपका कैलकुलेशन साउंड है, अगर आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, चीज़ों को इन्फ्रेंस कर ले रहे हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सक्सेस की। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और तब पॉलिटिक्स में आए। ये एक अच्छा गेम है, पॉलिटिक्स सबको करनी चाहिए। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि कोई आप इलेक्शन लड़ें, पॉलिटिक्स इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप पॉलिटिक्स नहीं करती हैं तो जो हन्ना आरेंट बोलती हैं कि जू पॉलिटिका नहीं बल पाती। अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो क्रिमिनल, माफिया, कास्ट पॉलिटिक्स लीडर पॉलिटिक्स को रेगुलेट करेंगे। और जब वो पॉलिटिक्स को रेगुलेट करेंगे तो आपके फेट को रेगुलेट कर लेंगे। पॉलिटिक्स विजिबली इनविजिबली गेम ऑफ पावर है, और पावर एवरी जगह सर्कुलेट होता है। तो अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग जाएंगे, तो पावर का एक रेशनल यूज होगा, नहीं तो इरेशनल यूज होगा। तो फिर आप परिणाम देखती हैं जो मान लीजिए अफ्रीकन कंट्री या अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में दिखाई दे रहा है। तो अच्छे लोग आएँ, लेकिन कैलकुलेटिव रूप से। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे ये BHU के, कह सकते हैं कि सारे स्टूडेंट के रोल मॉडल हैं युवराज सूर्या, जो बलिया से हैं। 29 साल की उम्र में इन्होंने 10 से ज़्यादा नौकरियां छोड़ी हैं। और सूर्या जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, आपने कीमती समय दिया है। और तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे और भी स्टोरी हम आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।